नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है हमारे उत्तराखंड के खास बुलेटिन का। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी जानकारी के साथ, जहां भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए हैं कुल 267 बच्चे। 154 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया और बच्चों को विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है। भिक्षावृत्ति, बालाश्रम और कूड़ा बिनने से इनको निजात दिलाई गई है। देहरादून जिला प्रशासन द्वारा भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किया गया है और 27 बच्चों को बीते दिन इंटेंसिव केयर सेंटर से विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिलाया गया। जिला प्रशासन द्वारा अब तक भिक्षावृत्ति, बालाश्रम एवं कूड़ा बिनने में संलिप्त 267 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। साथ ही 154 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है। आपको बता दें कि साधुराम इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विधायक खजान दास और जिलाधिकारी सवीन बंसल ने इंटेंसिव केयर सेंटर में रखे 27 बच्चों को स्टेशनरी और यूनिफॉर्म प्रदान कर विद्यालयों में प्रवेश दिलाया। इन 27 बच्चों में से 10 बच्चों का दाखिला प्राथमिक विद्यालय परेड ग्राउंड में और 17 बच्चों का दाखिला साधुराम इंटर कॉलेज में कराया गया, जबकि 127 बच्चों का पूर्व में ही दाखिला कराया जा चुका है। और इस मामले को लेकर जिलाधिकारी सवीन बंसल का बयान सामने आया है। फिलहाल सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 200 से ज्यादा बच्चों को भिक्षावृत्ति से निजात दिलाई गई है और उनका दाखिला विद्यालय में करवाया गया है। जानकारी है कि 27 बच्चों को बीते दिन इंटेंसिव केयर सेंटर से विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिलाया गया और जिला प्रशासन अब तक भिक्षावृत्ति, बालाश्रम और कूड़ा बिनने में संलिप्त 267 बच्चों को रेस्क्यू कर चुका है, जिनमें से 154 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से भी जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि कैपिटल सिटी से ही हमें शुरुआत करनी है कि जो हमारे बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं या फिर जो हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन होता है, वहाँ से उन बच्चों को कैसे हम रेस्क्यू इस प्रकार से करें कि वो फिर पुनः उस एक्टिविटी में ना जाएं। तो सीधा यदि हम उन बच्चों को उस एक्टिविटी से सीधा स्कूल में डालते हैं तो वो वर्कआउट नहीं होता। उन बच्चों का पहले माइंड ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, बिहेवियरल चेंज करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में 3-4 महीने लग जाते हैं और उन 3-4 महीनों में पहले बच्चों को हमको फॉलोअप करते हुए रोज पिकअप करना है अपने वाहनों से। और फिर बच्चों को जो ये हमारा आईसीटी सेंटर बना है, जो एक प्लेफुल लर्निंग का सेंटर है, जहाँ पे म्यूजिक, ऑडियो विजुअल रूम, कंप्यूटर, योगा और लेगो रूम जैसी गतिविधियों के माध्यम से पहले उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि उनके बचपन के अधिकार क्या हैं, चाइल्डहुड राइट्स क्या हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि कैपिटल सिटी से ही हमें शुरुआत करनी है कि जो हमारे बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं या फिर जो हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन होता है वहाँ। तो साधुराम इंटर कॉलेज में इन बच्चों का दाखिला करवाया गया है और इन बच्चों को भिक्षावृत्ति से लेकर कूड़ा बिनने से निजात दिलाई गई है। हालांकि कुल 267 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, जिन्हें मुख्य धारा से एक नया जीवन दिया गया है, नई जिंदगी दी गई है। चूंकि इससे पहले ये बच्चे भिक्षावृत्ति में संलिप्त थे, इनसे कूड़ा बिनवाया जाता था, लेकिन 200 से ज्यादा बच्चों को जब रेस्क्यू किया गया तो इन सभी बच्चों को नई जिंदगी देते हुए विद्यालय में इनका दाखिला करवाया गया और कई ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया गया, जिनमें से साधुराम इंटर कॉलेज में भी इनका दाखिला करवाया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब इन सभी बच्चों का दाखिला हुआ तो इन बच्चों के चेहरे पर वो मुस्कान, वो राहत की सांस भी नजर आ रही थी। और जसवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। जसवीर, ये निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी खबर है कि जिस तरीके से इन बच्चों को नई जिंदगी दी गई है, भिक्षावृत्ति से, कूड़ा बिनने से निजात दिलाई गई है, एक नई जिंदगी इन्हें दी गई। और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए चित्रा सिंह, ये सही बात है
जिससे 270 बच्चों को भिक्षावृत्ति, बाल श्रम या फिर दूसरे अन्य काम जो उनकी उम्र से बड़े काम थे, उन कामों से हटा करके सीधे सीधे पहले इंसेंटिव केयर सेंटर लाया गया, जो जरूरी भी था। क्योंकि उनका व्यवहार, यानी उनका व्यवहार कैसा है, वो जब स्कूल में जाएंगे तो उन्हें किस तरह बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनके माइंड को एक बार ट्रांसफर, यानी पूरी तरह से उन्हें उस माहौल के लिए तैयार करना, ये काम प्रशासन द्वारा किया गया है। और इस पहल को बड़ी पहल माना जा रहा। 267 बच्चों का को मतलब मुख्य धारा जोड़ दिया गया। इनमें से कुछ बच्चों को सदराम इंटर कॉलेज और कुछ को परेड ग्राउंड इंटर कॉलेज में अभी दाखिले मिले हैं। बाकी बच्चे जैसे जैसे रेस्क्यू किए जा रहे हैं, उन्हें उनके पेरेंट्स को कन्विंस करके, उनके सरों को कन्विंस करके, उसी तरह जो एक योजना बनाई गई है सरकार ने, उस योजना के तहत इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा। अब हाल ही में अभी देहरादून में ये शुरुआत की थी, इसके बाद हरिद्वार, उत्तम सिंह नगर और ऐसे कई बड़े शहर हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं जिनमें ज्यादा मात्रा में बच्चे भीख मांगते दिखाई देते हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे बाल श्रम में लिप्त पाए जाते हैं। यानी ये भी कहा जा सकता है कि सरकार के इस कदम से आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को बड़ी ही, यानी उनकी परेशानी दूर होगी और एक दिन वो कहीं ना कहीं पढ़ लिख करके अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तो ये एक बड़ी पहल है। सवाल ये भी है कि जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, क्या इन बच्चों के परिजन माँ बाप नहीं है? ये बच्चे कैसे भिक्षावृत्ति में शामिल हुए, कैसे कूड़ा बिनने में शामिल हुए हैं? और बड़ा सवाल ये भी है कि पूरे उत्तराखंड में अगर हम देखें तो ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर ये तस्वीरें सामने आएंगी, तो क्या इस तरीके से भी और बच्चों को रेस्क्यू किया जा सकता है? बिल्कुल, ऋषिकेश, हरिद्वार, अब अगला जो सरकार की का जो अगला टारगेट है वो कहीं ना कहीं इन दो शहरों में ज्यादा भिक्षावृत्ति के मामले देखने में मिल रहे हैं। खासकर हरिद्वार में तो बुधवार और बृहस्पतिवार को बड़ी तादाद में भिखारी नजर आते हैं, उनके साथ में छोटे बच्चे भी भीख मांगते हैं। और तिराहे चौराहे या फिर रेलवे स्टेशन या बस अड्डे या फिर ऐसे पॉइंट जहां कहीं ना कहीं लोगों की आवाजाही रहती है, उस जगह पे या फिर बाजारों में ये बच्चे सवेरे से शाम तक भीख मांगते हैं। और आपने एक सवाल किया कि इनके माता पिता, यानी इनके पेरेंट्स है नहीं। कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, कुछ बच्चों को कहीं ना कहीं दूसरे लोगों ने भी साथ रखा है जो इन पर भिक्षावृत्ति का काम करा रहे हैं। तो इसमें यह भी डिमांड की जा रही थी पिछले दिनों कि सरकार को चाहिए कि ऐसे तमाम लोग खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, यानी कानून ऐसा बने। वैसे तो भिक्षावृत्ति निवारण कानून पहले से ही बना हुआ, लेकिन उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि ताकि इस तरह की जो प्रवृत्ति उसे कहीं बढ़ावा ना मिले। जो लोग ऐसे बच्चों से महानगरों में भीख मंगवाते हैं तो वो बड़ा पाप है और कहीं ना कहीं सीधे सीधे यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भी उल्लंघन है, कानून का भी कहना है उल्लंघन है। तो ऐसे लोगों पर भी सरकार की, प्रशासन की निगाह होनी जरूरी है, उन पर भी एक्शन होना जरूरी, तभी जाकर के इस पूरे मामले में एक बड़ी सफलता सरकार को, प्रशासन को मिलेगी। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इन कुछ बच्चों का दाखिला जो है वो कॉलेज में, इंटर कॉलेज में करवाया गया, पढ़ाई का खर्चा जो है वो सरकार द्वारा उठाया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि और जो जिम्मेदारियां हैं इन बच्चों की वो कौन उठाएगा? वो किस तरीके से इनके रहने की, बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या अपने परिजन के साथ रहेंगे, किस तरीके से इनकी सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं, इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ये सही बात है। वैसे तो पूरा खर्च सरकार ने उठाने की बात की है। जो जिस तरह से इंसेंटिव केयर सेंटर बनाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं वो केवल इसी चीज को लेकर के बनाए गए कि ऐसे तमाम बच्चों के खर्चे से, उनके ड्रेस है या फिर उनके खाने पीने का इंतजाम है, ये सब चीजें उनके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में जोड़ा जाए कि ताकि वो इतना कमा सके कि इन बच्चों के लिए सरकार के साथ साथ में वो भी मदद कर सकें। तो ये चीजें भी अभी सामने आएंगी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि हाँ भाई, इन्हें कैसे मुख्य धारा में परमानेंट, यानी जिस तरह की इनकी एक्टिविटी दोबारा फिर उस कारोबार में या फिर उस पहले माहौल में ये ना लौट सके, तो ये जरूरी है। और इसमें सरकार कहीं ना कहीं कदम उठा रही है। आने वाले समय में इंसेंटिव केयर सेंटर के द्वारा ये सब चीजें जो अभी संभाली जा रही है, इसमें बड़ा प्लान, क्या क्या योजनाएं हैं, अभी सरकार इस पर कितना काम करेगी ये भी जानना बाकी है। पर यह जरूरी है कि इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी मात्रा में, बड़े तादाद में ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी अपनी भिक्षावृत्ति में या फिर उल्टे सीधे कामों में ही मतलब अपनी बिता देते हैं, उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी और वो एक मुख्य धारा में जुड़ करके समाज के मुख्य में वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। काम की जरूरत भी है क्योंकि इन बच्चों को नई जिंदगी देना एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
उत्तरकाशी में यमुना घाटी के नौगांव क्षेत्र में आयोजित रवाई लोक महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम पूरी तरह लोक सांस्कृतिक रंग में रंगा नजर आया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण स्थानीय वाद्य यंत्रों की धुन और रवाल्टी कवि सम्मेलन रहा, जिसमें क्षेत्रीय कवियों ने अपनी बोली भाषा के माध्यम से समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। कवियों ने लोगों से अपनी भाषा को न भूलने की अपील की। महोत्सव के दौरान 21 ढोल वादकों के द्वारा एक साथ ढोल, दमाऊ और रणसिंगा वाद्य यंत्रों की सामूहिक प्रस्तुति दी गई। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज से वातावरण गूंज उठा और शंखनाद ने कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। इस मौके पर साहित्यकार दिनेश रावत द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और रवाल्टी भाषा में लिखित रवाल्टी शब्दकोश पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक को रवाई क्षेत्र की भाषा और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया गया। आपको बता दें कि लोक महोत्सव में महिलाओं और पुरुषों के लिए कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसके अलावा प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को केंद्रीय सूचना ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की टीम द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई इस पूरी टीम को। रवाई लोक महोत्सव की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने स्थानीय वस्तु विशेष को छुआ और रवाई लोक महोत्सव की जो मूल परिकल्पना है उसको परिदृश्य करने में वो सफल रहे। मैं बधाई देना चाहता हूं पूरी टीम को कि जो रवाई की संस्कृति है, उनका खान पान है और रहन सहन है, और आज जो बुक का जो विमोचन हुआ है, उन सब बातों में इन सब चीजों का समावेश है। मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई इस पूरी टीम को। देखो, मैं प्रत्येक साल रवाई महोत्सव में आती हूँ और यहाँ आकर के जो रवाई महोत्सव में अपनी बोली, अपनी भाषा, लोक भाषा और लोक बोली के लिए जो संवर्धन के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं रवाई महोत्सव की सबको बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम इसी तरह से अपनी लोक भाषा, लोक बोली का संरक्षण करें। मैं ये सभी से कहना चाहूंगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 51 दून विहार स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के संस्करण को सुना। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए एक सशक्त प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच, जागरूकता और बदलाव की भावना को मजबूत करता है। कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि मन की बात आमजन को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित करने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से आज पीएम मोदी के मन की बात के 129वें संस्करण को सुना गया। और वहीं लक्सर में केमिस्ट एसोसिएशन की बड़ी बैठक हुई, जहां संगठन के जिला अध्यक्ष अमित गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संगठन के अध्यक्ष के साथ तमाम पदों के चुनाव को लेकर चर्चा हुई, जहां प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बिक्री और उनकी एक्सपायरी डेट का मुद्दा गर्म रहा। कोई प्रतिबंधित दवाई बेचता पकड़ा गया तो कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। और ये खबर लक्सर से है, जहां लक्सर केमिस्ट एसोसिएशन की मीटिंग में संगठन के जिला अध्यक्ष अमित गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मीटिंग में लक्सर संगठन के अध्यक्ष के साथ तमाम पदों के चुनाव को लेकर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि पहले मेंबरशिप की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद 10 जनवरी को अगली मीटिंग में अध्यक्ष में अन्य पदों पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा मीटिंग में खास तौर पर प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बिक्री और उनकी एक्सपायरी डेट की दवाइयों का मुद्दा छाया रहा। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर कोई मेडिकल स्टोर संचालक नकली या नशीली प्रतिबंधित दवाई बेचता पकड़ा गया तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में भी ड्रग्स विभाग का सहयोग किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रतिबंधित दवाइयों को ना बेचने की हिदायत दी गई है। और यहां पर लक्सर में केमिस्ट एसोसिएशन की मीटिंग में संगठन के जो जिला अध्यक्ष अमित गर्ग हैं, उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। और इस मीटिंग में लक्सर संगठन के अध्यक्ष के साथ तमाम पदों के चुनाव को लेकर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से यह भी तय हुआ कि पहले मेंबरशिप की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा
और उसके बाद 10 जनवरी को अगली मीटिंग में अध्यक्ष में अन्य पदों पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा इस मीटिंग में खास तौर पर प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बिक्री और उनकी एक्सपायरी डेट की दवाइयों का मुद्दा छाया रहा। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई मेडिकल स्टोर संचालक नकली या नशीली प्रतिबंधित दवाई बेचता पकड़ा गया तो उसे बाहर का रास्ता और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नशे की प्रवृत्ति है, इसमें बच्चे और परिवार और क्षेत्र सभी को दुख होता है, क्योंकि देखो कम उम्र के बच्चे हैं, धीरे धीरे लिप्त होने के बाद में पूरा परिवार नष्ट हो रहा है। इसमें हम लोगों की आज मीटिंग इसीलिए थी कि कोई अध्यक्ष नया चुनेंगे, लेकिन वो अगली 10 तारीख तक के लिए रोक दिया गया है, मेंबरशिप वगैरह बना के उसके बाद शुरू किया जाएगा। लेकिन मेन चीज यही रहेगी लास्ट में भी, अध्यक्ष कोई भी रहे, क्योंकि अध्यक्ष एक सिर्फ यहाँ से देख के लिए है। हम सब लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि नशे को रोकना है, क्योंकि प्रत्येक मेडिकल स्टोर पे जो भी अपना मेडिकल स्टोर है वो अपने को सुधार ले तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी को कुछ कहा जाए। और ये बहुत जरूरी है कि नशा ना बिके, क्योंकि नशे से देखो पूरा परिवार खत्म हो रहा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो रही है, ये बड़े दुख की बात है। और लक्सर क्षेत्र बहुत ज्यादा इस मामले में बदनाम हो रहा है। हम चाहते हैं कि लक्सर से जुड़े जितने भी गाँव हमारे हैं, मेडिकल स्टोर है, बसेड़ी, बहादुरपुर या आपका गोवर्धनपुर, रायसी, हम चाहते हैं कि सभी मेडिकल स्टोर वाले वो भी सुने इस बात को कि ये काम ना करें। लक्सर केमिस्ट एसोसिएशन की मीटिंग का आयोजन हुआ था। इसमें सर्वप्रथम यही निर्णय लिया गया कि जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं जो नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, बसेड़ी है और 1-2 गांव और हैं, इन सब की मेंबरशिप पूरी करी जाएगी। उसके बाद 10 या 11 तारीख को इलेक्शन की प्रक्रिया की जाएगी, जिससे जो संवैधानिक रूप से सही भी है। और संगठनात्मक रूप से मैं सभी मेंबर को आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, मैं अपना परिचय आपको दे दूं, मैं हरिद्वार केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और स्टेट में जो हमारी केमिस्ट एसोसिएशन है उसका सेक्रेटरी हूं, और ऑल इंडिया का मैं जो हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तस्वीरें हम आपको इस मीटिंग के दिखा रहे हैं जब केमिस्ट एसोसिएशन की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जिलाध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। और जसवीर एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जसवीर, इस मीटिंग में और क्या कुछ तय किया गया है, क्या कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा और हुई है इस मीटिंग में? देखिए चित्रा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो पूरी सरकार ताकत लगा रही है। आपने देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री खुद इस अभियान में उतरे हुए हैं, देवभूमि, नशा मुक्त देवभूमि, और इस अभियान को बड़े जोर शोर चला जा रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन भी जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ड्रग्स के जो मामले हैं वो थम नहीं रहे हैं। आए दिन कहीं ना कोई इस मामले में लिप्त पाया जाता है और कार्रवाई होती है, फिर वही बवाल होता है। तो ये जरूरी है कि सबसे पहले ड्रग्स भूमि, यानी कि जो ड्रग्स का जो कारोबार है उस पर चोट हो, यानी उसकी जड़ समाप्त हो। और इसी को लेकर के आज केमिस्ट एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई है उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा छा रहा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उनके जो पदाधिकारी, उन्होंने बड़े ही बेबाक ढंग से इस पूरे मामले को उठा। उन्होंने यहां तक कहा कि नशीली, प्रतिबंधित, एक्सपायरी, जो भी इस तरह की चीजें हैं, दवाइयां हैं, उनकी बिक्री पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। और प्रत्येक संस्थान में ये मतलब एक ग्राहक का विश्वास होना चाहिए कि यहाँ नशीली दवाइयां नहीं बिकती हैं, और ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं नशीली दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भविष्य में इस प्रकार के कारोबार में या इस तरह की हरकतों में कोई लिप्त पाया गया तो वो कोई भी हो, स्टोर संचालक, उसके खिलाफ खुद कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, कोटद्वार से बड़ी खबर है जहां बहुउद्देशीय बौद्धिक शिविर का भव्य आयोजन किया गया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण मुख्य अतिथि रही, जहां दिव्यांगों को वितरित सहायता उपकरण को वितरित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने सहायता उपकरण को वितरित किया और दिव्यांग जन समाज का अभिन्न अंग है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार और समाज की जिम्मेदारी है। दिव्यांगों से जुड़ी समस्या का समाधान पहली प्राथमिकता है। कोटद्वार के पदमपुर स्थित सुंदरियाल वेटिंग पॉइंट में आज सक्षम जिलाधिवेशन कोटद्वार 2025 के अंतर्गत दिव्यांग सहायता उपकरण वितरण एवं बहुउद्देशीय बौद्धिक शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार की विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर दिव्यांगजनों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान रितु खंडूड़ी भूषण द्वारा दिव्यांग लाभार्थियों को 10 व्हीलचेयर, 10 ब्लाइंड स्टिक और 10 बैसाखी के साथ अन्य आवश्यक सहायक उपकरण वितरित किए गए।
सहायक उपकरण प्राप्त कर दिव्यांगजनों के चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास नजर आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न अंग हैं और उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना सरकार और समाज दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज आपने देखा कोटद्वार में जो स्टेट लेवल की जूनियर चैंपियनशिप बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, 3 दिन की चैंपियनशिप है। आज उसका यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। इस वक्त तक करीबन 12-13 मैचेस बाउट्स हो चुके हैं और आपने जैसे देखा कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं और पूरे 13 जिला से यहाँ पर बच्चे पहुँचे हैं। कुछ क्लब्स हैं वहाँ के भी बच्चे पहुँचे हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि इस तरह का कार्यक्रम कोटद्वार में हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और विधायक कोटद्वार रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के उमराव नगर स्थित एसजी गार्डन बैंक्वेट हॉल में 3 दिवसीय 8वां राज्य स्तरीय जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। रितु खंडूड़ी ने दुर्गापुर चौराहे से एसजी गार्डन तक सभी स्कूली बच्चों के द्वारा मार्च परेड को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम के लिए रवाना किया। अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि इस बॉक्सिंग महाकुंभ में पूरे उत्तराखंड के सभी 13 जिलों से कुल 180 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में बच्चे अपने कुशल प्रतिभा से अपनी छाप छोड़ने के साथ अपना भविष्य भी सुधारने का कार्य करेंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। दिव्यांगजनों का एक कैंप लगाया गया है जहाँ सक्षम के माध्यम से हमने अपने दिव्यांगजनों को प्रयास किया है कि उपकरण जो पहुँचाए जाए। साथ ही साथ एल्को कंपनी को भी बुलाया गया है भारत सरकार की, वो यहाँ पर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग की आवश्यकता है तो उसका नाम यहाँ पर। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।